students, I'm Santosh Pano and I'm back with my new session. Okay, so let's get started. बच्चों, जो HSSC प्रीवियस पेपर एनालिसिस चल रहा है उसमें हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है. ओके, तो ये जो हमारा पेपर है बच्चे, इसमें जो क्वेश्चन हमें दिख रहा है बच्चे, ये पैराजम्बल्स में से पूछा गया है. तो बच्चों, सबसे पहले मैं पैराजम्बल्स बता दूं क्या होता है कि पूरा एक सेंटेंस होता है और उसके वो टुकड़े कर देता है. ठीक है, आपको उन टुकड़ों को अरेंज करना है और एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है. और इसी को आप इस नाम से भी जानते हो, PQRS. शॉर्ट में बच्चे इसको ये बोलते रहते हैं PQRS. तो इसकी हमारी दो टेक्निक होती हैं एक्चुअली. कई बार वो क्या करता है, स्टेटमेंट 1 देता है, लास्ट में स्टेटमेंट 6 दे देता है, बीच में हमें अरेंज करने होते हैं PQRS. ठीक है, सिंपल लेवल के जो पेपर होते हैं उनमें वो क्या करता है, स्टेटमेंट 1 और 6 नहीं देता और वो सीधे 4 पार्ट देता है जो आपको जोड़ने होते हैं. तो बच्चों, मैं अपकमिंग सेशंस में आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाली हूँ कि पैराजम्बल्स बनाते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ है. बट क्योंकि आज ये हमारे प्रीवियस पेपर में आ गए हैं तो जस्ट हम ग्रामर का कॉन्सेप्ट लगा करके इसको सोल्व करेंगे. इसकी जो ट्रिक एंड टिप्स होंगी वो मैं अपकमिंग सेशंस में आपसे डिस्कस करूंगी. उसके बाद मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगी कि ये कैसे किए जाते हैं. लेकिन क्योंकि आज हमारा प्रीवियस पेपर एनालिसिस चल रहा है तो हम उसके ऊपर पर्टिकुलर इस टॉपिक पे काम नहीं कर रहे. इस पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उन पे काम कर रहे हैं. चलिए, तो जैसा भी हमारा लॉजिक होगा एक बार आप देख लीजिए कैसे आपको समझ आता है नहीं आता है, चेक कर लेते हैं. सबसे पहले बच्चों, जो पी पार्ट है वो क्या कह रहा है कि कम टू हैव अ लुक एट द गर्ल. अगर हम इस कॉम्बिनेशन में देखें बच्चे तो पी हमारा कभी फर्स्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये वर्ब से शुरू हुआ है. कोई भी सेंटेंस आपको बनाना है तो आपको कम से कम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो चाहिए होगा. यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या बनता है, नाउन. और नाउन रिपीट ना हो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोनाउन यूज़ करते हैं. तो बच्चे सबसे पहले ये हमारा कम की वजह से एलिमिनेट हो गया यहाँ से. ठीक है जी. नेक्स्ट अगर आप देखोगे बच्चे तो क्यों हमारा फर्स्ट है. और एक चीज़ हम और चेक करेंगे, ऑप्शंस देखें तो सब में ही क्यों है. तो आपको सोचना ही नहीं कि क्यों, मतलब हमारा जो सेंटेंस है वो कहाँ से स्टार्ट होगा. जब अगले ने दे ही 4 ऑप्शंस रखे और चारों में क्यों दे रखा है तो आपको इस पे ज़्यादा काम ही नहीं करना. ये काम आपको कब करना है, जब डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ईजी होगा कि सब में क्यों दे रखा है. अब नेक्स्ट चीज़ क्या आएगी, क्यू के बाद एस आए, क्यू के बाद आर आए, क्यू के बाद पी आए, ये हमें डिसाइड करना होगा. तो देखिए बच्चे, यहाँ पर द पार्टी दैट हैड, बच्चों हैड जो है ये है पास्ट वर्ड और परफेक्शन शो करने के लिए हमेशा ही हैज़ हैव हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है. एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि हैज़ हैव हैड के बाद तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा. तो एक चीज़ तो क्लियर हुई बच्चे कि सबसे पहले क्यू के बाद एस को मैंने एलिमिनेट कर दिया. ठीक है, क्यू के बाद मैंने आर को एलिमिनेट कर दिया क्योंकि देखिए क्यू के बाद आर अगर आए तो हिज एल्डेस्ट सिस्टर आएगा. अगर आप सीधा हेड के बाद हिज एल्डेस्ट सिस्टर कैसे लिख सकते हो. और आप देख पा रहे होगे क्यू के बाद आर डी पार्ट में भी है तो इसलिए मेरे सारे एलिमिनेट हो गए यहाँ पर और मेरी करेक्ट चॉइस हो जाती है बी. अब लॉजिक क्या था कि हेड के बाद चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि किस में है, इसमें है पी पार्ट में. तो क्यू के बाद पी आएगा. उसके बाद नेक्स्ट देखो कि द पार्टी दैट हैड कम टू हैव अ लुक एट द गर्ल, वो जो पार्टी थी वो क्या थी, कंसिस्टेड ऑफ द बॉयज पेरेंट्स. ठीक है, हिज एल्डेस्ट सिस्टर एंड अ लॉयर फ्रेंड ऑफ देयर्स. तो ये फ्रेंड कर लेना बच्चे यहाँ पर. तो यहाँ से ये शिक्षा मिली बच्चों कि जब जब हम ऐसे जोड़ेंगे, टिप एंड ट्रिक्स में सब कुछ सिखाऊंगी मैं आपको कि आर के बाद एस क्यों आया, क्या जानकारी है, एस पहले क्यों आएगा, आर क्यों आएगा, सब कुछ पढ़ेंगे हम. लेकिन क्योंकि वो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा जिसमें पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगी इसकी और उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी आपसे. ओके, तो अभी के लिए हमारा आंसर कैसे निकला बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्यू था. क्यू के बाद क्योंकि हेड पे खत्म हुआ था तो हमें वर्ब चाहिए होगी. हेड के बाद थर्ड फॉर्म हमारे पी पार्ट में थी और क्यू के बाद पी सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में है, इसलिए हमारी करेक्ट चॉइस है यहाँ पर बी. आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न का बच्चे, द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स रिलेटिव एंड फ्रेंड्स फ्रॉम फार ऑफ. बच्चों एक बार हम लॉजिकली देखें तो सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, द पोस्टमैन. क्या ब्रिंग्स फर्स्ट आ सकता है बच्चे, ठीक है, नहीं आ सकता. रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, क्या ये हमारा आर हमारा फर्स्ट हो सकता था क्या. सबसे पहले आप किसी नाउन की तो बात करो
तो नाउन की अगर हम बात करेंगे बच्चे तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर द पोस्टमैन। तो अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे तो पोस्टमैन हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ। अब पोस्टमैन अगर सब्जेक्ट है तो इसकी हमें क्या चाहिए, एक वर्ब चाहिए। तो वर्ब यहाँ पर पोस्टमैन के लिए, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कौन सी यूज होगी, ब्रिंग्स। पी के बाद क्यू देखो कहाँ पर है, पी के बाद क्यू बच्चे ए में भी है बी में भी है। तो एक चीज़ तो क्लियर हुई कि डी एलिमिनेट हुआ, सी एलिमिनेट हुआ। अब आप देखो कि पी के बाद क्यू, उसके बाद आर आएगा या एस पहले आएगा। तो बच्चे देखिए कि द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स फ्रॉम फार ऑफ। ये फार ऑफ कौन है भाई, हमारे वो रिलेटिव हैं और फ्रेंड्स हैं, यानी कि जो दूर होगा वही तो लेटर भेजेगा, यानी कि वो लोग जो हमारे रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, जो हमसे दूर हैं, ठीक है। और उनके जो लेटर्स होते हैं वो कौन लेके आता है, पोस्टमैन लेके आता है। तो यहाँ पर आपकी करेक्ट चॉइस हो जाती है बच्चे PQSR, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, अदरवाइज डोंट वरी, एक बार समझ लो। मैं ज़रूर आपको ऐसे वीडियो प्रोवाइड करूंगी जिसमें आप बहुत अच्छे से कर पाओगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है बच्चे, ओके, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मिस हो गया था बच्चे, सेकंड से स्टार्ट हो गया था एक्चुअली, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अब करा देती हूँ आपको। आई हैव एनी फ्रेग्रेंस एंड मोर पेनिट्रेटिंग नेवर कम अक्रॉस दैट इज मोर ब्यूटीफुल। बच्चों एक बार क्वेश्चन समझना जरा, क्या कह रहा है कि आई हैव। बच्चों एक चीज समझो, हमारा जो सब्जेक्ट है आई हैव के बाद आपको क्या चाहिए होगा, हैव के बाद आपको वर्ब चाहिए होगी, ठीक है। और हैव क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है, तो देखिए थर्ड फॉर्म कहाँ पे है, क्या पी आपका फर्स्ट बन पाएगा बच्चे, पी आपका फर्स्ट नहीं हो सकता। तो देखिए पी का कोई ऑप्शन अगर है तो उसमें से काट दो। अगर मैं बात करूं बच्चे क्यू, क्या क्यू हमारा फर्स्ट हो जाएगा, इस ऑप्शन में भी नहीं है, हटा दो। आर है हमारा एस है, आई हैव के बाद क्या दैट आ सकता है बच्चे, रिलेटिव प्रोनाउन, बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसलिए एस भी हटा दो। अब आपकी सीक्वेंस देखिए क्या होगी कि आई हैव नेवर कम अक्रॉस। भाई मैं कभी, मुझे कम अक्रॉस का मतलब होता है कोई चीज़ बाई चांस मिल जाना, ठीक है। एनी फ्रेग्रेंस, ठीक है, किसी भी टाइप की फ्रेग्रेंस, और वो क्या है, नेवर कम अक्रॉस एनी फ्रेग्रेंस दैट इज मोर ब्यूटीफुल एंड मोर पेनिट्रेटिंग। तो आपकी यहाँ पर करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगी बच्चे, देखिए सबसे पहले हमें चाहिए आर, ठीक है, आई हैव नेवर कम अक्रॉस। आर के बाद हमें चाहिए, हमारा क्या ऑप्शन है, एक में है आर के बाद क्यू, एक में आर के बाद है पी। तो देखो अब क्या चाहिए, एनी फ्रेग्रेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी, सी एलिमिनेट हो जाएगा। रीजन देखिए क्या है, आर के बाद क्यू करोगे बच्चे कि आई हैव नेवर कम अक्रॉस, एंड बच्चों एंड क्या जोड़ता है, एंड दो बातों को जोड़ेगा, सेम ओपिनियन जो होगा, पॉजिटिव ओपिनियन होगा, उसको हम एंड से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर दो क्वालिटी क्या है, मोर ब्यूटीफुल एंड मोर पेनिट्रेटिंग। तो कहीं ना कहीं हमें ये सीखने को मिला बच्चे कि एस के बाद क्यू आएगा, क्योंकि एंड जोड़ने वाला जो कनेक्टर है वो क्यू पार्ट में है, तो क्यू पहले एस बाद में आए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, RPSQ, ठीक है। सबसे पहले आई हैव के बाद वर्ब की वजह से मैं आर में आई, आर के बाद एनी फ्रेग्रेंस में पी पे गई, उसके बाद दैट इज मोर ब्यूटीफुल, दैट का रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट बना फ्रेग्रेंस, क्योंकि ये सारी जानकारी फ्रेग्रेंस की है कि जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हो और मोर पेनिट्रेटिंग भी हो। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं ये किसकी हैं, फ्रेग्रेंस की हैं, ठीक है। तो दैट से जस्ट पहले क्या लिखा जाएगा, फ्रेग्रेंस लिखा जाएगा, और उसके बाद आपका आंसर हो जाएगा एंड मोर पेनिट्रेटिंग, और लास्ट में हो जाएगा क्यू, ठीक है बच्चे। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। आपकी जो करेक्ट चॉइस है बच्चे दैट इज डी, यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है बच्चे डी, ठीक है, RPSQ, RPSQ ये हो जाएगी बच्चे। तो आप इनको एक बार सोल्व करके देखना। ये 3 क्वेश्चन थे हमारे जो पैराजम्बल्स पे बेस्ड थे, 81, 82 एंड 83। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84। इसमें क्या कह रहा है बच्चे ये कि आपको सिमिलर वर्ड बताना है बच्चे, ठीक है, आपको सिमिलर वर्ड बताना है कि चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग, ठीक है। पार्डन का मतलब होता है बच्चे माफ करना, तो क्या इसका मतलब प्रोड्यूस हो सकता है, प्रोड्यूस का मतलब होता है पैदा करना, सामने लेके आना किसी चीज़ को। सेल का मतलब होता है बेचना, डेवलप होता है किसी चीज़ को विकसित करना, विकास करना किसी चीज़ का। तो यहाँ पर आपकी करेक्ट चॉइस हो जाती है एक्सक्यूज़, ठीक है। एक्सक्यूज़ का मतलब भी माफ़ करना होता है, पार्डन का मतलब भी माफ़ करना होता है। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंडेटरी का मतलब होता है जो चीज़ जरूरी है,
ठीक है, जिसको करना जरूरी है। तो बच्चे क्या रियल आपकी चॉइस हो सकती थी यहाँ पर? रियल का मतलब होता है जो रियल है, एक्चुअल है जो। ब्रेवरी भी यहाँ पर आंसर नहीं हो सकता। डिस्कवरी वो है जिस चीज़ को खोजा गया। अब आपके आंसर हो जाता है यहाँ पर रिक्वायर्ड। मैंडेटरी मतलब रिक्वायर्ड, जो कि जरूरी है। तो यहाँ पर आपकी राइट चॉइस हो जाती है बच्चे रिक्वायर्ड। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लूरल ऑफ ओक्स इज, बच्चों ओक्स का जो प्लूरल फॉर्म होता है दैट विल बी ओक्सन। ठीक है, ये हमारा नाउन के चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं कि वो शब्द जो ईएन लगने से प्लूरल बनते हैं। जैसे तुम चाइल्ड का क्या बनाते हो? चिल्ड्रन। ठीक वैसे ही ओक्स का बनता है ओक्सन, इसी कैटेगरी से ये बिलोंग करता है। आगे बढ़ लेते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें इसमें क्या करना था? एरर फाइंडिंग करनी थी। द हाउस विद ऑल इट्स फर्नीचर एंड एक्जोटिक प्लांट्स वर सोल्ड फॉर 60 lakhs। बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें तो मैक्सिमम बच्चा क्या दिमाग लगाता है? ऑन एन एवरेज स्टूडेंट यहाँ पर क्या करता है? उसको सब्जेक्ट दिख रहा है प्लांट्स और उसके लिए ये लगा रहा है वर। एक चीज समझना बच्चों, विद हमारी इंग्लिश में क्या है? प्रेपोजिशन है। ये क्वेश्चन मैंने काफी बार आपसे डिस्कस किया है, एनालिसिस में भी काफी बार ये रिपीट हुआ है। विद प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद लिखी हुई सारी चीजें ऑब्जेक्ट का काम करती हैं। जैसे जनरली आप कहते हो ही सेड टू मी, आई तो नहीं कहते ना। जब जब दो नाउन प्रेपोजिशन से जुड़ते हैं देन सेकंड नाउन बिकम्स ऑब्जेक्ट ड्यू टू प्रेपोजिशन। तो यहाँ पर सेकंड नाउन का रोल खत्म हो गया एक तरीके से। तो अब सब कुछ जो आएगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। फर्स्ट नाउन हमारा यहाँ पर क्या है? हाउस है। हाउस के हिसाब से जो वर्ब आएगी बच्चे वो वर नहीं आएगी, यहाँ पर वोज आएगी। और यही आपको करेक्शन करना था इस पार्ट में। क्लियर बच्चे? यहाँ तक ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, तो ये हमारा सी पार्ट बन जाता है। और सी पार्ट में वर्क की जगह पे वोज लगाना था आपको, तो एरर करोगे सी पार्ट में। और इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना बच्चे। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, जब भी आपको कोई एरर फाइंडिंग करनी हो, ये हमारा नाउन, बीच में आ गई प्रेपोजिशन और ये आ गया हमारा दूसरा नाउन। ठीक है, अब जो ये नाउन है बच्चे इसका रोल खत्म हो जाएगा। किस वजह से? क्योंकि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा इसको। और इसीलिए जो भी लिखोगे इस फर्स्ट नाउन के हिसाब से लिखोगे। चाहे आप वर्ब भर रहे हो, चाहे आप पोजेसिव केस भर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, सब कुछ इसके हिसाब से चलता है। प्रोनाउन में, नाउन के चैप्टर में मैं ये बहुत डिटेल से आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है बच्चे, तो आई होप कि आपको याद हो गया होगा ये। और ऐसा भी जरूरी नहीं बच्चे कि ये नाउन हमेशा सेम होंगे या हमेशा डिफरेंट होंगे, ये दोनों हो सकते हैं। जैसे आप पढ़ते हो डे बाय डे, तो एक चीज समझना यहाँ पर, डे बाय डे एक दिन, उसके बाद दूसरा दिन, तो यहाँ पर ये डेज तो कभी हो ही नहीं पाएगा। आप बोलते हो डोर टू डोर, ठीक है, बहुत सारे शब्द हैं। ही डिलीवर्ड पिज्जा डोर टू डोर बोलते हो ना, ठीक है। रो अपॉन रो, बहुत सारे शब्द हैं। तो वहां पर आप क्या लिखोगे? सेम नाउन रिपीट हो रहा है तब भी आपका यही कॉन्सेप्ट रहेगा कि वर्ब हमेशा फर्स्ट के हिसाब से आएगी। जब आपके डिफरेंट नाउन है, जैसे राम अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, तो वहां पर अब हिज फ्रेंड्स का रोल खत्म हो गया। सब कुछ आएगा वो फर्स्ट नाउन के हिसाब से आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से कभी वर्ब नहीं आ सकती। और प्रेपोजिशन की वजह से सेकंड नाउन क्या बन चुका है? ऑब्जेक्ट बन चुका है। ये इसका टेक्निकल तरीका है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बच्चे। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनी ए स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे, तो ये हमारा आर्टिकल के चैप्टर में मैं ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करती हूँ मेरे बच्चों से कि मैनी से सेंटेंस की शुरुआत हुई, उसके बाद ए आर्टिकल है। बच्चों ए आर्टिकल अगर आएगा तो ये नाउन हमेशा कैसा होगा? सिंगुलर होगा, क्योंकि ए आर्टिकल आया। और वर्ब भी हमेशा आएगी सिंगुलर। कारण क्या है? आप बात कर रहे हो ज्यादा में से एक की, और जब ज्यादा में से एक की बात कर रहे हो तो एग्जैक्टली हमारा जो नाउन है वो क्या है? ए स्टूडेंट है। ए स्टूडेंट के हिसाब से यहाँ पर आर नहीं बच्चे, हमें यहाँ पर इज लगाना था। मैं एक और एग्जाम्पल आपको क्लियर करती हूँ। जैसे मैं ये कहती हूँ कि मैनी ए मैन वॉज किल्ड इन द ब्लास्ट, कि भाई बहुत सारे लोग थे, बस उसमें से एक आदमी मारा गया। तो आदमी तो कितने थे? बहुत सारे थे, लेकिन उसमें से एक मारा गया। तो मैनी ए मैन वॉज किल्ड इन द ब्लास्ट। ठीक है, कई बार बच्चों दो तरीके से ये एरर पूछी जाती है। जैसे वो कई बार तो क्या करेगा, मैनी MEN मैन लिख देगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब ये ए आर्टिकल है तो ये नाउन हमेशा कैसा होना चाहिए? सिंगुलर।
और वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर। इस चीज़ का आपको जरूर से ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आर नहीं बच्चों, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, इज चाहिए, और ये आपका बी में करेक्शन आपको करना होगा। सो योर राइट चॉइस विल बी बी। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया बच्चे। आगे बढ़ लेते हैं बच्चे। दे वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस। बच्चों एक प्रेपोजिशन का जोड़ा है आपका, फर्स्ट इज बिसाइड एंड सेकेंड इज बिसाइड्स। बिसाइड्स, अब इन दोनों में क्या फर्क है। बिसाइड का मतलब होता है बच्चे बगल में, जैसे मैं बोलूँ ही इज सिटिंग बिसाइड मी, बगल में की बात आप जब करते हो, मतलब कि साइड, साइड शब्द आ रहा है। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अलावा। जैसे मैं ये बोलूँ बिसाइड्स इंग्लिश आई टीच मैथ्स, तो इसका ये मतलब होगा इंग्लिश के अलावा मैं मैथ्स भी पढ़ाती हूँ। बिसाइड्स हमेशा ऐड करता है, जबकि एक्सेप्ट हमेशा माइनस करता है। ये भी आप देखते हो प्रेपोजिशन के जोड़े जब पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो एरर थी बच्चे, वो आई होप कि आपको क्लियर हुई होगी कि दे वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर, वो बगल में चल रही है। तो बगल में चलेंगे तो के अलावा का तो कोई मतलब रह नहीं जाता, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस बिसाइड्स की जगह पे आपको करना पड़ेगा बिसाइड, बगल में चले वो। दे वॉक्ड बिसाइड ईच अदर इन साइलेंस, ठीक है बच्चे। तो बिसाइड्स हमारा होता है के अलावा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ रेज। बच्चों रेज होता है हमारा गुस्सा, ठीक है। गुस्से को हम क्या कहते हैं, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो दैट इज, क्या इसका आंसर रैंक हो सकता है, नहीं हो सकता। केयर का मतलब ध्यान रखना, रूल नहीं हो सकता। आपका साफ साफ आंसर दे रखा है बच्चे एंगर, ठीक है। जैसे कई बार हमें रोड पे चलते हुए गुस्सा आ जाता है, तो वो कहलाता है रोड रेज, ठीक है। रेज यानी कि गुस्सा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, तो ये ओवरऑल हमारे 10 क्वेश्चन थे जो अपने HSSC के एग्जाम में पूछे गए थे, और मैंने पूरी कोशिश करी है बच्चे कम से कम टाइम में आपको समझाने की। पैराजम्बल्स का मैं आगे अपकमिंग वीडियोस में ज़रूर इसकी शॉर्ट ट्रिक और टिप्स लेके आऊँगी। तब तक आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन करने से आपको अल्टीमेटली होता क्या है कि क्वेश्चन सोल्व करने की आपके अंदर एक आर्ट डेवलप हो जाती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्लियर बच्चों? So it was all about my this session. I will be back with my new session. Till the time, you take care. Thanks for watching.